यार रोने की बात नहीं है, चलो। लगा रही किनारे से इसको देख लेना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरियन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोई सभ्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय मंत्र। जय जय। जय। कल हम लोगों ने मध्यलोक का वर्णन खत्म किया था कि दिन रात का विभाजन कैसे होता है, सूर्य और चंद्रमा किस तरह से परिक्रमा लगाते हैं, और सुमेरु के उत्तर और दक्षिण और ऐरावत और विदिशा क्षेत्र आदि में रात्रि का विभाजन किस प्रकार से होता है, ये कल हम लोगों ने समझा था। आज से हमारा ऊर्ध्वलोक का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। ऊर्ध्वलोक कितने राज्यों में है और वहां पर क्या क्या है। मध्यलोक के सुमेरु पर्वत की चूलिका से मध्यलोक के, सुशील भैया आप आते ही प्लीज माइक ऑफ किया करो सबसे पहले, बहुत तेज साउंड आता है। मध्यलोक के सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल की मोटाई प्रमाण स्थान के बाद स्वर्ग प्रारंभ हो जाता है। अर्थात मध्यलोक का के सुमेरु पर्वत की चूलिका जो है वह है, मध्यलोक से सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है 1,40,000 योजन, और वहां से एक बाल की मोटाई प्रमाण स्थान के बाद स्वर्ग प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन अपने वाले बाल नहीं है, उस बाल का प्रमाण अलग है। चित्रा पृथ्वी से 1.5 राजू में सौधर्म और एहसान स्वर्ग आमने सामने है, क्योंकि सौधर्म और एहसान स्वर्ग आमने सामने हैं। इस तरह से 1.5 राजू में सानत कुमार और महेंद्र। आधे राजू में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग। आधे राजू में लांतव कापिष्ट स्वर्ग। आधे राजू में शुक्र महाशुक्र स्वर्ग। आधे राजू में सतार और सहस्त्रार स्वर्ग। आधे राजू में आनत और प्राणत स्वर्ग है। आधे राजू में आरण और अच्युत स्वर्ग हैं। ये सभी स्वर्ग आमने सामने हैं। आमने सामने का मतलब क्या हुआ, ऐसे सभी स्वर्ग ऐसे हैं। समझ में आ गया। इस प्रकार 6 राज्यों में 16 स्वर्ग हैं, तथा 16 स्वर्ग के ऊपर एक राज्यों में 9 ग्रेविक हैं, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर विमान और सिद्ध सिलावी है। इसी प्रकार 7 राज्यों में अधोलोक है। इस तरह से
आपको स्क्रीन पर 3 लोक का नक्शा दिख रहा होगा। 3 लोक के नक्शे में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको सौधर्म एहसान आदि स्वर्ग दिखाई दे रहे होंगे। ये है सौधर्म एहसान, सानत कुमार माहिंद्र, ब्रह्मोत्तर। अच्छा, ये ज्यादा हाइट में क्यों है? क्योंकि ये 1.5 योजन में है, और ब्रह्मोत्तर आदि सब आधे आधे में है। ये है लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्त्रार, आनत प्राणत, अलड़ और अच्युत। इस प्रकार से 16 स्वर्ग हैं, और ये 16 स्वर्ग बिल्कुल आमने सामने हैं। इसके ऊपर इसके ऊपर हमने पढ़ा था 6 राज्यों में 16 स्वर्ग हैं, तथा 16 स्वर्गों के ऊपर एक राज्यों में 9 गिरेविक हैं। अब आप देखेंगे ये ये है 9 गिरेविक, और ये पूरे एक राज्य में है। देन एक राज्य में 9 गिरेविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान और 7 में सिद्धिसला। ये तीनों चीजें एक राज्य में हैं यहाँ से, और ये 7 में सिद्धिसला भी, ये सब एक राज्य में है। इस प्रकार 7 राज्यों में ऊर्ध्वलोक, 7 राज्यों में अधोलोक है। इस तरह लोक की कुल ऊंचाई 14 राज्यों है। अभी 2-3 दिन पहले प्रश्न किया था प्रियंका भाभी ने या शायद किसी ने, कि जो सुमेरु पर्वत है वो किस में आएगा, अधोलोक में आएगा कि ऊर्ध्वलोक में आएगा? वो सॉरी, मध्यलोक में आएगा या ऊर्ध्वलोक में आएगा? तो वो ऊर्ध्वलोक में ही आएगा, क्योंकि वो ऊंचाई पर है, और वहां पर ज्योतिषी देवों के विमान निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। अब कह रहे हैं कि स्वर्गों के जो विमान है उनका आधार क्या है? सौधर्म युगल के विमान घन स्वरूप जल के ऊपर, तथा सानत कुमार युगल के विमान हवा के ऊपर स्थित हैं। ब्रह्मादि 4 कल्प जल और वायु दोनों के ऊपर, तथा आनत प्राणतादि शेष विमान शुद्ध आकाश में स्थित हैं। इसके बाद कह रहे हैं सिद्धालय कहाँ पर है? सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वजदंड से 12 योजन ऊपर जाकर, सर्वार्थ सिद्धि का ध्वजदंड से मतलब यहाँ पर 5 अनुत्तर विमानों में, यहाँ पर यह 5 अनुत्तर विमान, तो जो सर्वार्थ सिद्धि का विमान है उसके ध्वजदंड से ऊपर 12 योजन ऊपर जाकर अष्टम ईसत प्रागभा नामक पृथ्वी के बीचों बीच 45 लाख योजन गोल एवं 8 योजन मध्य में मोटी, चांदी और स्वर्ण के समान और नाना रत्नों से परिपूर्ण सिद्धिशिला है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये गोला, ये वाला दिखा, ये 45 लाख योजन लंबी, सॉरी 45 लाख योजन गोल और 8 योजन मोटी, मध्य में चांदी और स्वर्ण के सदृश नाना रत्नों से परिपूर्ण ये सिद्ध शिला है। दिख रहा है सभी को कि नहीं दिख रहा है?
और यहाँ लिखा भी है 3 लोक के नक्शे में, सिद्ध शिला गोलाकार है, 45 लाख योजन विस्तार, मध्य में 8 योजन मोटी है और अंत में अंगुल मात्र है। ठीक है। जो आगे क्रमशः कम होती हुई अंत में 1 अंगुल के प्रमाण रह जाती है, वह उत्तान धवल छत्र के सदृश है। ईशत प्रागभार नामक अष्टम पृथ्वी की मोटाई 1 राजू, लंबाई 7 राजू और मोटाई 8 योजन प्रमाण है। इस पृथ्वी के ऊपर 3 वातवलय हैं। ठीक है, ये 3 वातवलय हमको दिख रहे हैं। देखो, इधर आपको 3 वातवलय दिख रहे होंगे। वातवलय का मतलब है लेयर, ये है 3। यहाँ पर तो कह रहे हैं 4000 3 वातवलय हैं। पहला 4000 धनुष, दूसरा 2000 धनुष और तीसरा 1575 धनुष मोटे हैं। अंतिम वातवलय के ऊपरी भाग में 525 धनुष की उत्कृष्ट अवगाहना को आदि लेकर 3.5 हाथ की अवगाहना तक के सिद्ध परमेष्ठी विराजमान रहते हैं, है ना। तो 525 धनुष की उत्कृष्ट अवगाहना से 3.5 हाथ की अवगाहना तक के सिद्ध परमेष्ठी विराजमान रहते हैं। अब आप लोगों को मैं एक जानकारी दे दूं। आप लोगों को बताया, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में विराजमान रहते हैं। क्यों सुसीमा भाभी, सही है कि गलत है? भैया जी सिद्ध शिला पर विराजमान रहते हैं। पक्का? हाँ। हाँ तो गलत है। अब सुनो, सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में विराजमान नहीं रहती, सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं रहती। सिद्ध शिला के ऊपर ये जो तनु वातवलय है, इस तनु वातवलय में सिद्ध परमेष्ठियों का निवास होता है, लेकिन वो उसके ऊपर रहता है, सिद्ध शिला के जस्ट ऊपर। तो इसलिए बोला जाता है सिद्ध शिला पर, जैसे अपन कहते हैं ना कि भगवान समोसरण में गंध कुटी के ऊपर कमलाकार सिंहासन पर विराजमान होते हैं, जबकि वो उस पर रहते नहीं है, उसके ऊपर रहते हैं। इसलिए कहा जाता है इसी प्रकार सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, सिद्धालय से ऊपर जाकर के सिद्ध परमेष्ठी का निवास होता है। तनु वातवलय में 3 वातवलय हैं, घन वातवलय, घनोदरी वातवलय और तनु वातवलय। तो तनु वातवलय सबसे टॉप में है। तो कह रहे हैं अंतिम वातवलय के ऊपरी भाग में, अंतिम वातवलय के ऊपरी भाग में 525 धनुष की उत्कृष्ट अवगाहना को आदि लेकर 3.5 हाथ की अवगाहना तक के सिद्ध परमेष्ठी विराजमान रहते हैं। अच्छा, 3.5 और 525 से क्या है? ये तो धनुष है भैया 525 और ये हाथ है हाँ तीन ऊंचाई पॉइंट पांच तो ये ऊंचाई उत्कृष्ट अवगाहना जैसे भरत आदि के बाहुबली सिद्ध की। परमेष्ठी, बिल्कुल सही है। जिस काल और ये में जितने, तीन जिस हाइट के, ठीक है, जिस हाइट के, मार्कण्डेय हम्म, जिस हाइट के जो मनुष्य रहते हैं और जिस आकार के मनुष्य मोक्ष जाते हैं, सिद्धालय में उसी आकार की सिद्ध परमेष्ठी विराजमान होते हैं। मान लीजिए स्वप्निल भैया की हाइट 5 फीट है, अगर स्वप्निल भैया मोक्ष जाएंगे तो वहां 5 फीट से थोड़ा सा कम ऊंचाई वहां पर सिद्धालय में रहेगी। ठीक है स्वप्निल भैया, आपकी हाइट बिल्कुल भी लेस नहीं करेंगे,
वहां जाकर के आपकी फुल हाइट रहेगी। हाँ, जो अंतिम अवस्था जो रहती है उसी अवस्था से जाएंगे ना, उसी अवगमन से। हाँ उसे होगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इतने शास्त्र पढ़े हैं, कहीं पर ही वर्णन आया है कि ये बिल्कुल वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई थी, हाथ पैर नहीं चल रहे थे, इसलिए मोक्ष चले गए? मतलब अंतिम अवस्था में मोक्ष, बुढ़ापे में कोई मोक्ष गया हो? आप लोगों ने हमसे ज्यादा शास्त्र पढ़े होंगे वर्तमान योग के, तो आप लोगों को पता होगा। बताओ सुदेशना भाभी, आया है कहीं पर? नहीं पढ़ा भैया अभी तक तो। हाँ, सब युवावस्था में ही मोक्ष जाते हैं। राज्य किया, संतान उत्पन्न की, संतान को बड़ा किया, राज्य पद पर आसीन किया, और खुद दीक्षा लेने के लिए निकल गए। कई बार पुत्र भी दीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। मतलब ज्यादा बुढ़ापे में वैराग्य नहीं होता। अब कह रहे हैं सिद्ध क्षेत्र का प्रमाण कितना है, तो कह रहे हैं सिद्ध क्षेत्र का प्रमाण, मनुष्य क्षेत्र प्रमाण 45 लाख योजन है। जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है श्वेता भाभी? नहीं याद भैया जी। अभी तो बताया था परसों। अंशिका भाभी? भैया जी 1 लाख योजन है। बिल्कुल सही। देखो, अंशिका भाभी कहती थी हमें कुछ याद नहीं होता। कैसे नहीं होता, याद तो है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है, और 2.5 द्वीप मतलब मनुष्य लोक का विस्तार 45 लाख योजन है, और इसी के प्रमाण से दिशला का विस्तार भी 45 लाख योजन है। ठीक है। अब आते हैं त्रस्त नाली कितनी लंबी और ठीक है कितनी भैया। ऊंची है? क्या हुआ? अंतिम सॉरी, अंतिम नहीं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, त्रस्त नाली कितनी लंबी, चौड़ी और ऊंची है? त्रस्त नाली का मतलब क्या है, पहले आज इसको समझ लो। आप लोगों को ये 3 लोग का नक्शा दिख रहा है? जितनी छोटी हाइट हो सकती है मैंने कर दी है। त्रस्त नाली का मतलब होता है जिसमें त्रस्त जीवों का निवास होता है। तो ये तो पूरा 3 लोक है, ये पूरा 3 लोक है ना? तो क्या पूरे 3 लोक में हम लोगों का निवास नहीं? प्रियंका भाभी, पुणे? हाँ भैया। क्या पूरे 3 लोक में त्रस्त जीव पाए जाते हैं? वो ऊर्ध्वलोक में नहीं होंगे ना, बाकी अच्छा, तो देव होंगे क्या है सब पहले? जगह। खसाखस भरे देव हुए क्या हैं। है? देव हाँ, क्या है, स्थावर जीव है क्या? देव तो स्थावर जीव नहीं है ना। तो मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ कि त्रस्त जीव क्या पूरे 3 लोक में रहते हैं? तो देव भी तो आप त्रस जीव में बताओ, आएंगे। क्यों? त्रस्त जीव की परिभाषा क्या है? जिसके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय होती हैं, उनको त्रस्त जीव कहते हैं। हाँ, तो तो देवों फिर की तीनों लोक पांचों में है। इंद्रियां होती हैं। अच्छा, पूरे 3 लोकों में है। पक्का सोच लो एक बार। हैं? तीनों में ही है। नहीं तो आरू हंसेगा बाद में। आरू रो रहा है अभी, इसलिए तो ढंग से मैं सुन भी नहीं पा रही। सु- सुदेश, सुदेशना भाभी? भैया जब तीनों में ही रहेंगे ना, सब में रहेंगे अलग अलग उसमें। अच्छा, प्रियंका भाभी 12? हाँ भैया, तीनों लोग में। 3 लोकों में ना? हाँ, मैं यही समझा रहा हूँ आपको
जो त्रस जीव हैं वो अपनी त्रस नाड़ी में बस पाए जाते हैं, बाकी इनका निवास पूरे स्थानों पर नहीं होता। जैसे पिलर खड़ा हुआ है, मैं इसको डार्क कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं त्रस नाड़ी। तीनों लोगों के बीच में यह दिव्य शांति सोसाइटी, ससगांव पुणे, है ना। इसी सोसाइटी में पूरे निगोदिया, सॉरी, इस पूरे में ही तरह से जीवों का निवास होता है। इसके अलावा जो देखो इतना स्पेस यहाँ पर है, इतना स्पेस यहाँ पर है, इसमें त्रस जीव नहीं रहते हैं, यहाँ पर त्रस जीव नहीं रहते हैं। त्रस जीव मात्र इसी त्रस नाली में रहेंगे, इसलिए कहते हैं त्रस नाली। जहां पर त्रस जीवों का निवास स्थान होता है उसे त्रस नाली कहते हैं। हाँ, निगोदिया जीव जरूर पूरे तीन लोक में भरे हैं, लेकिन स्थावर जीव तो मात्र त्रस जीव तो मात्र त्रस नाली में ही पाए जाएंगे। चाहे वो नारकी जीव हो, चाहे हम और आप हो, चाहे तो त्रियंच भैया हो। हम प्रश्नाली में हैं क्या? हाँ, हम नाली में हैं, त्रस नाली में। ये त्रस नारी मतलब क्या होता है? त्रस नाली मतलब जिसमें त्रस जीव पाए जाते हैं उसे त्रस नाली। ये जो ट्रस्ट त्रस शब्द का से मतलब क्या क्या होता है? मतलब ट्रस्ट क्यों नाम लिखा उसका? क्योंकि नाली त्रस क्यों जीव ही बोलते पाए जाते हैं ना। हाँ, नाली बड़ी ट्रस्ट दिक्कत की है, क्या है। सुशील भैया, त्रस त्रस जीवों का निवास इसी के अंदर है, इसके बाहर त्रस जीव नहीं पाए जाते, इसलिए इसको त्रस नाली कहते हैं। और नाली के आकार का है, देखो बिल्कुल सीधी है, ऐसे अशोक नगर में त्रस नालियां हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया त्रस नाली। त्रस का मतलब क्या होता है भैया जी, मुझे नहीं। त्रस मतलब जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीव होते हैं उसे त्रस जीव कहते हैं। तो ये त्रस जीव इसी त्रस नाली में ही पाए जाएंगे। इस जो बाकी का ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इस स्पेस में त्रस जीव नहीं रहते, भले ही पूरा तीन लोक इतना बड़ा है। भैया बाकी का हिस्सा तो नाली से बड़ा दिख रहा है। हाँ, तो नाली से बड़ा तो रहते ही, नाली हमेशा छोटी रहती है। मतलब अपन जिसमें रहते हैं वो सब छोटे से ज्यादा बड़ा वो खाली जगह है। हाँ, तो उसमें निगोदिया जीव रहते हैं। इसलिए मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था शायद कि तीनों लोकों में सबसे ज्यादा त्रेंच गति के जीव हैं। भैया क्योंकि जी त्रेंच त्रियंच गति में निगोदी, ऊर्ध्व में तो त्रियंच त्रेंच नहीं गति होंगे में, ना भैया? ऊर्ध्वलोक में, हाँ। ऊर्ध्वलोक में तो त्रियंच नहीं है। अरे भाभी, ये बताओ निगोदिया जीव क्या है, मनुष्य है कि देव है कि नारकी है कि त्रियंच है। बता तो दो। अच्छा, आ, अ- क्या हाँ, निगोदी का जीव तो वो है कौन सी त्रियंच। गति के जीव हैं। त्रियंच। इसलिए तो हमने कहा पूरे तीन लोक में निगोदिया जीव ठसाठस भरे पड़े। और एक और तो और, यहाँ पर देखो ना, एक कलकला भूमि, ये निगोदिया जीवों के लिए स्पेसिफिक है, और कोई नहीं रहता यहाँ, निगोदिया ही रहते हैं वो त्रिंच गति के। हमसे अच्छे तो वो हैं कि उनका घर अलग है। हमारे में तो त्रिंच भी है मध्यलोक में, और वे अंतर्देव भी रहते हैं, हाँ, मैं वही और कह रही देवता जैसे भी भैया आ सकते हैं। ऊर्ध्वलोक में जहाँ देव रहते हैं ना वहां पे निगोदिया नहीं होंगे ना? क्यों नहीं होंगे भाभी, निगोदिया जीव तो पूरे तीन लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। मतलब त्रियंच गति देवलोक में कहाँ त्रियंच गति होगी, ऐसा कह रही हूँ मैं। देवलोक में नहीं है, निगोदिया जी बहुत सूक्ष्म होते हैं, और सूक्ष्म होने के कारण वो तीनों लोकों में भरे हुए हैं। वो हमको दिखाई नहीं देते, माइक्रो है, जैसे जल का एक जीव है, क्या आपको दिखाई देते हैं। हाँ भैया जी, ऐसे उदाहरण दे के बताओ कौन सा निगोदिया जी मतलब किसको बोलते हैं? हाँ, जैसे आलू है ये समझ। जी जी। है ना। आलू में अनंत निगोदिया जीव है, और त्रस जीव भी है।
वनस्पति हाँ। कायक है, पृथ्वी कायक है, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, ये सब निगोदीय जीव तो हैं और ये पूरे 3 लोक में घूमते रहते हैं। इवन सिद्धालय में भी निगोदीय जीव पहुंच जाते हैं। इसलिए एक प्रतियोगिता में एक प्रश्न आया था, क्या सिद्धालय में हम लोग कभी गए हैं? तो सबने लिख दिया ना, जबकि उसका आंसर था हाँ गए हैं। निगोदिया रहे होंगे कभी हम, तो निगोदिया की पर्याय में हम लोग वहां पर भी गए होंगे। और भैया जी कीड़े मकोड़े अच्छी आ ये भी जाते हैं निगोदिया जीव में आते हैं, त्रियंच विद्यालय से। जाति के जो कीड़े जो होते हैं। कीड़े मकोड़े हमको दिखाई दे रहे हैं वो सब त्रस जीव हैं, वो निगोदीय जीव नहीं। निगोदीय जीव एक इंद्रिय। अच्छा, एक इंद्रिय निगोद, ठीक। हाँ, और जितने हमको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को कि पानी को हम जब छानते हैं तो पानी में से कौन से जीव अलग होते हैं? त्रस की स्थावर। त्रियंच गति के निगोद, जिसे हम नहीं देख सकते, टावर। निगोदिया। स्थावर जीव कभी भी जल से अलग होते ही नहीं है। पानी छानते हैं तो उसमें से त्रस जीव अलग होते हैं, ध्यान रखना। जो असंख्यात जीव हम बताते हैं वो स्थावर जीव नहीं, त्रस जीव बताते हैं। तो ये स्थावर जीव तो जल ही, स्थावर तो जल ही खुद जन का ही तो जीव पानी शरीर का है। है ही भेद है। हाँ भैया, उसकी परिभाषा यही है ना, जल ही जन का शरीर है। हाँ, तो वो तो कभी अलग ही नहीं हो सकते ना। अब मैं आपसे कहूं कोयले में से कालापन अलग कर दो, हमें अच्छा नहीं लग रहा, पॉसिबल है क्या? है ही नहीं है। जिसका जो स्वभाव वो कहाँ से अलग होगा? तो जल ही जिनका शरीर है, तो जल का ही कहते हैं, वो थोड़ी कभी अलग होते हैं। पानी इसलिए छानते हैं ताकि उसमें से त्रस जीव अलग हो जाए। ठीक है। फिर उनको जीव क्यों कहा? अरे हैं जीव, उनके अंदर आत्मा है इसलिए जीव कहा। आत्मा नहीं होती तो जीव नहीं कहते। पानी के अंदर। अच्छा। हाँ, तो पानी ही जीव है ना, जैसे वनस्पति भी जीव है, भैया अग्नि ऐसे भी। मतलब फिर हम पी लेते हैं। तो त्याग कर दो। मतलब जो बैक्टीरिया है करेक्ट। ये सारे निगोदिया जीव नहीं, है बैक्टीरिया ना त्रस भैया? जीव है। बैक्टीरिया त्रस जीव है। आप क्या समझते हो कि पर जो दो हम देख इंद्रिय तो जीव है वो नहीं हम सबको सकते दिखाई दे रहे हैं? हाँ, तो बहुत सारे माइक्रो ऐसे हैं जो नहीं दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते हैं। हम्म। साइंस जो माइक्रोस्कोप से देखता है वो सब त्रस जीव ही हैं। निगोदीय जीव नहीं देखने में आते हैं। आपको निगोदीय जीव देखना है तो पानी देख लो, वही तो निगोदीय जीव है। ठीक है। भैया जी, चलिए जो बाकी। ज्योतिषीय नाम निकालते हैं तो अर्धचंद्राकार निकाल, ये गोल और हाँ, अर्धचंद्राकार में फर्क कैसा है? इसमें अलग अलग प्रमाण हैं। बेनाड़ा जी सीधी मानते थे, आचार्य श्री उल्टी मानते थे। अब आपको जो अच्छी लगे वो स्वीकार कर लो। वो मतलब फ्रंट व्यू से देखने के बाद वो अर्धगोलाकार नजर आती है इसलिए बोलते हैं क्या? इसीलिए बोल देते हैं बस, अच्छा। ऐसे ही। ठीक है। भैया पता सब। तो है हाँ, कि होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रहता है मानना। हाँ, वो तो है। ऐसे तो नरक भी नहीं है, आपने क्योंकि देखे हैं वो क्या तो नरक? हमेशा ही है पानी, तो वो कैसे आपने मानेंगे नरक कि देखे उसमें हैं आत्मा क्या? है? आपने नरक देखा है क्या? क्या ऐसे तो नरक देखा देखा होगा कभी? कभी तो आपने निगोदिया भी देखे होंगे फिर। नहीं ऐसे भैया ने गोद में पता नहीं, मतलब वो पानी से बाहर नहीं आते ना, जब भी तो पानी है। हाँ, अगर पानी से बाहर आएंगे तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वही तो, फिर पानी से बाहर नहीं आते ना, तो फिर इसलिए तो मानना मुश्किल है कि वो मतलब जीव है उसके अंदर, क्योंकि वो तो पानी तो रहता ही है ना हमेशा, पृथ्वी भी हाँ, हमेशा है। रहेगा। तो वो जीव क्यों है ऐसा, मतलब मेरा क्वेश्चन है ये।
थोड़ा सा मुश्किल, अब समझ जीव में भी नहीं है आता तो है है, क्योंकि जल्दी से। अब अगर किसी चीज की प्रेजेंट अगर हमको दिखाई दे रहा है, उसकी अगर कोई चीज प्रेजेंट है, इसका मतलब उसमें जीव तो है। नहीं भैया, ऐसे तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उसमें सब में जीव थोड़ी होता है। वो अजीब है तो। वो अजीब है, वही मतलब, पृथ्वी है, वही मैं कह पृथ्वी रही हूँ जीव कि है। वो अजीब है फिर, तो वो पानी को इसलिए जीव कहा, क्यों कहा है, देखो मेरा वही देखो आपको क्वेश्चन एक है। चीज बताऊं। हाँ, जैसे चट्टान है, पत्थर है, ये अपना आकार बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं कि नहीं होते हैं? सोना आदि है, रूपांतरित होते हैं कि नहीं होते हैं? हम्म। हाँ, इसका हाँ, मतलब हो है कि जाता है। जीव तो है, जीव है तभी तो सोना वगैरह भी हानि और जीव है। वृद्धि, हानि और वृद्धि जो आपने पुद्गल की पढ़ा होगा, जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य पाया जाता है, उसे तो पुद्गल कहते हैं। और जीव द्रव्य की परिभाषा क्या है? जो हलन चलन आदि क्रियाएं होती है। ये स्वतः अपने, जैसे मेरा लैपटॉप है, क्या ये अपने आप बड़ा या छोटा हो सकता है? वो तो पुद्गल नहीं हो रहेगा सकता, ना। वो तो पुद्गल ही है। तो पृथ्वी के अंदर जो जीव हैं, चट्टान है, सोना चांदी आदि है, ये सब एक इंद्रिय की पर्याय हैं, पृथ्वी का एक ही पर्याय हैं। इसलिए उनमें निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। इसी प्रकार से वृक्ष देखो आप, वृक्ष नहीं, का तो सोना आकार वगैरह बढ़ना, को, जो हीरे मोती, इन सबको जीव मानेंगे। तो वो तो है ही एक इंद्रिय जीव हैं। लेकिन जब हीरा तक वो मोती तो नीचे हाँ, जमीन मतलब से जुड़े हैं उनका तब, तो पता है, लेकिन जब सोना तक वगैरह, जमीन से, सोना चांदी। जब तक जमीन में है तब तक एक चेतन वस्तु है, जीव है। जैसे आपके लॉकर में पहुंच गए, सब अजीब हो गए। अच्छा। हाँ, मतलब फिर निकलने के बाद तो अजीब हो जाते हैं ना। जी जी। तो भी उनका शरीर तो परिवर्तित हो सकता है, मतलब वो, उनको कुछ भी ढाल सकते हैं ना हम। अब वो तो हम ढाल रहे हैं ना, अब वो थोड़ी ढल रहे हैं। तो वो तो अंदर है, तो भी कहाँ ढल रहे हैं। क्यों? अंदर उनका आकार अपना अपना होता है। आप देखो, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, एक विचित्र आकार लिए हुए रहती हैं। पहाड़ है, अपने विचित्र आकार लिए हुए रहते हैं। क्या वो आकार हमने दिया है? तो वो अपने आप होता रहता परिवर्तन। तो वो अपन परिवर्तन तभी हो रहा है जब उसमें जीव राशि है, नहीं तो परिवर्तन क्यों होता? चलिए।